बीबीसी दुनिया में आज देखिए, असम में सरकार की किस मुहिम से लोगों में खौफ। बाल विवाह के खिलाफ असम सरकार की मुहिम पर उठ रहे हैं सवाल। लोगों का आरोप, कहा बुरे तरीके से पेश आ रही है पुलिस। सत्ताधारी बीजेपी ने किया सरकार के कदम का बचाव। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। क्या बाल विवाह के खिलाफ मुहिम की आड़ में असम पुलिस कर रही है गरीबों को परेशान? बात कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। बीबीसी के भारतीय दफ्तर पर आयकर विभाग का सर्वे जारी। बीबीसी ने जल्द स्थिति सामान्य होने की जताई उम्मीद। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी समेत कई देशों के मीडिया ने सर्वे की टाइमिंग पर उठाया सवाल। भूकंप की वजह से तुर्की और सीरिया में अब तक लगभग 41,000 से ज्यादा की मौत। संयुक्त राष्ट्र में सीरिया के राजदूत ने कहा, विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में राहत पहुंचाने में नहीं होगा भेदभाव। तुर्की में भूकंप से बचे लोग अब जिंदा रहने के लिए कर रहे हैं जद्दोजहद। खाने पीने की कमी और भयानक ठंड से जूझ रहे हैं लोग। तुर्की के मराश से बीबीसी की खास रिपोर्ट। अमेरिका के आसमान में उड़ने वाले फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स का जासूसी से कोई संबंध नहीं, अमेरिका ने दी जानकारी। प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, किसी कमर्शियल या रिसर्च प्रोजेक्ट से जुड़े हो सकते हैं ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। बीबीसी के भारतीय दफ्तर में आयकर विभाग का दूसरे दिन भी सर्वे जारी रहा। बीबीसी ने कहा है कि उसकी पत्रकारिता और आउटपुट आम दिनों की तरह ही चल रहा है। देश के मीडिया के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इसका कवरेज किया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि भारत के अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के प्रति भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख की आलोचना करने वाली डॉक्यूमेंट्री के टेलीकास्ट को रोकने की कोशिश के हफ्तों बाद आयकर विभाग ने मंगलवार को बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों पर छापा मारा है। साथ ही अखबार ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सरकारी एजेंसियों ने अक्सर ही स्वतंत्र मीडिया संस्थानों, मानवाधिकार संगठनों और थिंक टैंकों पर छापे मारे हैं। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा है कि भारत की मोदी सरकार ने इसे सर्वे कहा है, जो कि टैक्स रेट को ही व्यक्त करने का एक अलग सा ढंग है। इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल है। वहीं भारतीय अखबार द हिंदू ने इस मामले में प्रकाशित खबर में अमेरिकी सरकार की प्रतिक्रिया छापी है। खबर के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि उन्हें इस तलाशी अभियान से जुड़े तथ्यों की जानकारी है, लेकिन फिलहाल वो इस पर कमेंट नहीं कर सकते। और कई राजनेताओं ने भी सर्वे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस सर्वे की आलोचना की है। वहीं कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि देश के कानून से बड़ा कुछ भी नहीं है। और अब रुख हमारी कवर स्टोरी की। पिछले कुछ दिनों से असम सरकार के बाल विवाह के खिलाफ शुरू किए गए अभियान के तहत हजारों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों पर बाल विवाह करने या उसमें शामिल होने का आरोप है, लेकिन पुलिस के इस रवैये पर सवाल भी उठ रहे हैं। अशिक्षा और गरीबी से जूझते असम के बहुत से इलाकों में सालों से बाल विवाह होते हैं, पर जब पुलिस ने सैकड़ों परिवारों के लड़कों को जेल भेजा तो लोग इस चिंता में जी रहे हैं कि उनका घर अब चलेगा कैसे। बीबीसी संवाददाता राघवेंद्र राव और देबलिन रॉय ने असम के कुछ इलाकों का दौरा किया और जमीनी हालात को समझने की कोशिश की। देखिए उनकी खास रिपोर्ट। 70 वर्षीय परिजान बेगम के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इनके बेटे मोइनुल अली को कुछ ही दिन पहले असम पुलिस ने एक नाबालिग लड़की से शादी करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। कुछ देर बाद उन्होंने खुद को संभाला और हमें अपनी कहानी सुनाई। पुलिस रात 12 बजे आई थी। उस समय हम सो रहे थे। पुलिस हमें जगाने लगी। मैं पुलिस को देखकर बहुत डर गई थी। वो लोग दरवाजा पीटने लगे। वो दरवाजा तोड़ना चाहते थे। फिर उन्होंने ताला तोड़ दिया और मुझे घसीट कर ले गए। मुझे थाने में 2 दिन और 2 रात रखा गया। 2 दिन बाद जब मोइनुल पुलिस के सामने हाजिर हुआ, तब जाकर परिजान बेगम को छोड़ा गया। मोइनुल की गिरफ्तारी परिजान बेगम की जिंदगी में मानो एक तूफान की तरह आई है। मेरा बेटा दिहाड़ी पर काम करता है और रोज के 300 रुपए कमाता है। अब जब बेटे को ही जेल में डाल दिया तो मुकदमा लड़ने के लिए पैसा कहां से लाएं? हमें नहीं पता कि ये सरकार ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया।
इससे अच्छा होता कि हमें मार डालते। सब मारी फेलियो होए। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 23 जनवरी को असम सरकार के इस फैसले से हुई। राज्य में व्यापक स्तर पर एक अभियान चलाने की जरूरत है। जिन लोगों ने बेटियों की शादी कम उम्र में करवाई है, उनको कानून के दायरे में लाने की जरूरत है। इस कार्रवाई की घोषणा करते हुए असम सरकार ने कहा कि राज्य में मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर के बढ़ जाने की सबसे बड़ी वजह बाल विवाह है। सरकार ने यह भी कहा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक असम में 18 वर्ष की कानूनी उम्र से पहले शादी करने वाली महिलाओं की संख्या करीब 32% है और राज्य में करीब 12% महिलाएं ऐसी हैं जो बालिग होने से पहले ही गर्भवती हो जाती हैं और ये दोनों ही आंकड़े राष्ट्रीय औसत से ज्यादा हैं। राज्य सरकार की हरी झंडी मिलते ही असम पुलिस ने उन लोगों की धरपकड़ शुरू कर दी जिन पर बाल विवाह करने या उसमें शामिल होने का इल्जाम था। इस कार्रवाई के चलते 4000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं और करीब 2800 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। इस अभियान के तहत ये मामले बाल विवाह निषेध अधिनियम और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट या पॉक्सो कानून के तहत दर्ज किए गए हैं। 70 वर्षीय सांबोर अली ये उम्मीद खो चुके हैं कि उनका बेटा रफीक जेल से छूटकर वापस आ जाएगा। मुझे मेरा बेटा चाहिए, उसके बिना घर नहीं चलता। हमारे पास पैसे की ताकत नहीं है, इसलिए बेटे को छुड़ाना बहुत मुश्किल है। अब जब असम सरकार के अभियान के तहत सैकड़ों परिवारों के बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका कसूर क्या है और क्यों ये कार्रवाई इतनी अचानक से हुई। असम सरकार की इस कार्रवाई से पूरे राज्य में मचे हाहाकार पर बहुत से सवाल भी उठ रहे हैं। देखिए, जो चाइल्ड मैरिज है डेफिनेटली देखिए, बाल विवाह अवैध है, इसमें कोई शक नहीं है। साल 2006 से बाल विवाह कानून का जो प्रावधान है उसके मुताबिक ये एक अपराध है, लेकिन सरकार 2006 से कुछ कर नहीं रही थी। अचानक से इतने सालों बाद अब सरकार लोगों को गिरफ्तार कर रही है। इनमें जागरूकता की कमी है, लेकिन वो खूंखार या आदतन अपराधी नहीं हैं जो इस तरह के अपराध बार बार करेंगे। तो इन लोगों को गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी? सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं कि गिरफ्तारी अंतिम उपाय होना चाहिए। राजनीतिक हलकों में इस बात की सुगबुगाहट है कि असम सरकार की कार्रवाई मुसलमानों को निशाना बना रही है। सरकार इस बात का खंडन कर चुकी है और सरकार से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर कुल गिरफ्तार किए गए लोगों में करीब 60% मुसलमान हैं, तो बाकी 40% हिंदू भी हैं। कोई भी एक निर्वाचित सरकार ये नहीं देख सकती कि उनके राज्य में हमारी जो कम उम्र की बच्चियां हैं, उनकी जो मृत्यु है वो चाइल्ड मैरिज की वजह से हो। और आज जो पूरे भारतवर्ष में जो रेशियो है चाइल्ड मैरिज का, वो पूरे भारतवर्ष में वो रेशियो है 23% और आसाम में वो रेशियो है 32%। तो ये एक चिंताजनक विषय है और जो लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं उनके लिए भी ये सोचने का विषय है कि जब भी सरकार कोई रिफॉर्म्स लेके आती है तो फिर उसमें वो लोग जाति और धर्म ढूंढने लग जाते हैं। बाईहटा इलाके के गरका गांव में हमने पाया कि 2 हिंदू युवकों के खिलाफ बाल विवाह का मामला दर्ज हुआ है, जिनमें से एक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस मामले में असम सरकार मौजूदा कानूनों को ही लागू कर रही है। सवाल यह है कि क्या बाल विवाह की समस्या से निपटने का यही एक रास्ता था? वैसे असम सरकार के इस रवैये पर गुवाहाटी हाईकोर्ट में सवाल उठाए हैं और कहा है कि बाल विवाह रोकने के लिए उठाए जा रहे सरकारी कदमों से लोगों के निजी जीवन में खलबली सी मच गई है और बाल विवाह अभियुक्तों पर पॉक्सो और रेप जैसे गंभीर आरोप तय करना बहुत अजीब सी बात है। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद क्यों खुद पैसे देकर लोग तुर्की में करवा रहे हैं बचाव कार्य, इस बारे में बात एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद अब जिंदा बचे लोगों का संघर्ष जारी है। अपनों को खो चुके इन लोगों को अब खुद जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। भयानक ठंड के अलावा ये लोग खाने पीने की कमी से भी जूझ रहे हैं। इन्हें शिकायत है कि राहत कार्य भी बेहद धीमी गति से चल रहे हैं। बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव तुर्की में है, उन्होंने वहां से ये रिपोर्ट भेजी है। ये मंजर है तुर्की के घनी आबादी वाले एक शहर मराश का, जिसको कहरामन मराश के नाम से भी जाना जाता है। कहरामन का मतलब होता है पावरफुल, ब्रेव, स्ट्रॉन्ग। लेकिन यहाँ पर जो नज़ारा है वो एक दूसरी ही दर्द भरी कहानी बयान करता है। ये पूरा कंपाउंड, इसमें 12 से 14 अपार्टमेंट ब्लॉक्स थे, 6 मंजिला, सब कुछ ढह चुके हैं, सब कुछ गिर चुका है। ये इनमें से सर्वाइवर्स की ढूंढाई का काम ख़त्म हो गया है और जो दाहिने तरफ के ब्लॉक्स हैं वहाँ पर अभी भी काम जारी है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं, जैसे ये किसी बच्चे की स्टोरी बुक है। ये घर में किचन में इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन हैं, इस तरह के सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो गया था। और इन पूरे अपार्टमेंट ब्लॉक्स में जब ये अर्थक्वेक आया तो ज़्यादातर लोग सो रहे थे और वो सारी इमारतें नीचे क्रैश कर गई हैं। यहाँ तक पहुँचने में भी हमें जो हालात दिखे हैं वो बहुत ही सैड है। ATMs टूटे पड़े हैं, सड़कों पर बिखरे हुए हैं, बैंकों का बुरा हाल है, अस्पताल बुरी हालत में है। सिर्फ एक ही उम्मीद है यहाँ के लोगों को कि किसी तरह उन तक मदद पहुँच सके। 28 साल की मेरी जवान बेटी मेरे सामने दब कर मर गई। मेरे 4 बेटे भी नहीं रहे। अब किसके लिए मदद चाहिए? हम सबके घरों में दरारें पड़ चुकी हैं और अब भी झटके आने खत्म नहीं हुए हैं। मेरी पत्नी और बच्चे पास के कम्युनिटी सेंटर में रह रहे हैं। कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है। बिग प्रॉब्लम। तुर्की के जिन तमाम शहरों में अर्थक्वेक से बुरी तरह से तबाही हुई है उसमें से एक नुरदागी भी है। मिसाल के तौर पर इस इमारत को देखिए, इसमें 21 लोगों के परिवार रहता था। 3 मंजिला इमारत थी। जिस दिन भूकंप आया उसके बाद से परिवार के 9 लोग इस मलबे में दबकर मर गए। यही मंजर पूरे शहर का है। 40,000 की आबादी है इस शहर की थी और यहाँ के लोगों का कहना है कि कम से कम 12 से 15,000 लोगों के बारे में अभी तक पता ही नहीं चला है कि कौन कहाँ पर है। घर बुरी तरह से हिल रहा था। खिड़की खोली तो बाहर नीली रोशनी थी बस। फिर घर का एक हिस्सा धंसता चला गया। मेरे पति और 2 बच्चे भी उसी में धंस गए। भूकंप के बाद से जैसे जैसे टोल बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एक सबसे बड़ी मुसीबत जो खड़ी हो रही है अथॉरिटीज़ के सामने भी और इंटरनेशनल एड एजेंसीज़ के सामने भी, कि जो बेसिक रिलीफ मटेरियल है वो लोगों तक कैसे पहुंचाएं। जैसे अभी हम जिस शहर में हैं वहाँ पर मराश में ये करीब 1 किलोमीटर लंबी कतार है जो बढ़ती जा रही है। सुबह से लगी है, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स हैं और ये लोग खड़े हैं कोयले के लिए। यानी कोयले का राशनिंग हो रही है कोयले की, और कोयले के पैकेट्स इनको दिए जाएंगे जिससे आग जलाकर ये लोग अपने को गर्म भी रख सकें। रात को फ्रीजिंग टेम्परेचर्स हो जाते हैं, -9 तक जाते हैं और ये लोग जो कैंपों में रह रहे हैं अपना खाना बना सकें। यानी तुर्की और सीरिया के लोगों के लिए अभी एक बहुत लंबी जद्दोजहद है इस क्राइसिस से निकलने में। नितिन श्रीवास्तव, BBC तुर्की। और अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की। नेटो के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक पर नेटो के महासचिव जेम्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि यूक्रेन को समर्थन कैसे बढ़ाया जाए, इसे लेकर सदस्य देशों के बीच चर्चा हुई। नेटो महासचिव ने यह भी कहा कि यूक्रेन हथियारों और गोला बारूद का इस्तेमाल तेजी से कर रहा है और अब वो सदस्य नेटो गठबंधन से उत्पादन बढ़ाने की मांग कर रहा है। वहीं रूस का मानना है कि नेटो हर दिन रूस को लेकर आक्रामकता दिखा रहा है और इस संघर्ष में भागीदार बन रहा है। नेटो महासचिव जेम्स स्टोल्टनबर्ग ने अपने बयान में कहा कि नेटो बस यूक्रेन के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन कर रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले को 1 साल हो चुके हैं। ये एक अवैध युद्ध है जिसकी वजह से यूक्रेन के लोगों को कष्ट झेलना पड़ रहा है। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जान हथेली पर रखकर स्कूल जाते बच्चे, और इन बच्चों की कहानी एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। हर बच्चे के लिए स्कूल की राह आसान नहीं होती। कुछ बच्चों को बस में बैठकर फर्राटा भरते हुए स्कूल जाने का मौका मिलता है, तो कुछ को आज भी नदी नाले पार करके, जंगलों से होते हुए, खतरों से खेलते हुए और मीलों का सफर तय करके पढ़ाई के लिए स्कूल जाना पड़ता है। देखिए थाने से बीबीसी संवाददाता दीपाली जगताप और वीडियो जर्नलिस्ट शरद बढ़े की रिपोर्ट। प्लास्टिक के पाइप को रस्सी से जोड़कर बनाई गई एक नाव, और ये बच्चे प्लास्टिक की इसी नाव में बैठकर इस विशाल जलाशय को पार करके स्कूल जाते हैं। ये शाहपुर तहसील का सवरदेव इलाका है। ये इलाका मुंबई से 100 किलोमीटर भी दूर नहीं है। तानसा डैम के कारण बनाए गए इस विशाल जलाशय के चारों ओर घना जंगल है। हर रोज ये बच्चे घर से स्कूल तक पहुंचने के लिए 2.5 घंटे का सफर तय करते हैं। कृतिका और कैलाश चौथी में हैं और सोनाली 5वीं कक्षा में। उन्हें स्कूल की छुट्टी करना पसंद नहीं है और यही वजह है कि वो हर रोज अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर स्कूल जाते हैं। हम स्कूल जाना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, इसी वजह से हम हर रोज ये दूरी तय करते हैं। यहाँ एक लेक है, हम प्लास्टिक के बने राफ्ट पर बैठकर उसे पार करके स्कूल पहुँचते हैं। अगर वो डगमगाई तो हम गिर भी सकते हैं। तानसा डैम अंग्रेजों के शासन के दौरान करीब 100 साल पहले बनाया गया था। यहाँ रहने वाले आदिवासी बच्चों के पास स्कूल जाने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। मारुति चिमड़ा हर रोज अपने बच्चों को लेकर 9 बजे स्कूल छोड़ने जाते हैं और फिर 5 बजे वापस लाने। मारुति चिमड़ा ने खुद ही अपना राफ्ट बनाया है। बिल्कुल, मैं उनके लिए डरता तो हूँ ही। मैं अपने साथ 3 बच्चों को प्लास्टिक की पाइप से बनी राफ्ट पर लेकर जाता हूँ। अगर कुछ हो जाए तो मैं अपनी पूरी जान लगाकर भी 2 ही बच्चों को पकड़ पाऊंगा। ये बच्चे लेक तक पहुँचने के लिए 1.5 किलोमीटर तक जंगल में नंगे पैर चलते हैं। सरकार को हमारे लिए कुछ तो करना ही चाहिए। उन्हें हमारे लिए यातायात की व्यवस्था करनी चाहिए। इस इलाके में 7 आदिवासी बस्तियां हैं जिनमें करीब 200 परिवार रहते हैं। न केवल विद्यार्थियों को बल्कि बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और बीमारों को भी इसी तरह की नाव से यात्रा करनी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और बीबीसी की इस रिपोर्ट के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बच्चों की मदद के लिए 2 नाव, 50 लाइफ जैकेट देने का ऐलान किया है। और आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना है।